गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपने देखा था कि लास्ट लेक्चर पर हमने बोर के परमाणु प्रतिरूप में कमियों के बारे में अध्ययन कर लिया था, जिसमें से एक मुख्य कमी ये थी कि बोर अपनी दूसरी परिकल्पना को स्पष्ट नहीं कर पाया था, यानी जो उसकी सेकेंड पोस्टुलेट थी उसको बोर समझा नहीं पाया था। तो उसको समझाया था डी ब्रोगली ने। तो हमारा ये आज का पहला टॉपिक यही है, बोर की द्वितीय परिकल्पना का डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण। डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण। बोर की दूसरी परिकल्पना का डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण, ठीक है ना। तो देखिए, बोर की दूसरी परिकल्पना क्या कहती थी। बोर की दूसरी परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनके लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज है, यानी कि mvn/rn बराबर nh/2π। ये था। अब इसको देखिए, जैसे ये बात प्रूव कर ली है, यानी बोर के पास इस बात का जवाब नहीं था कि mvn/rn बराबर h/2π क्यों होता है, ठीक है। एक तो ये बात बता दी। अब जैसे नाभिक है Ze, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो डी ब्रोगली ने ये बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन का द्वैती प्रकृति होती है। द्वैती प्रकृति मतलब तरंग प्रकृति भी होती है और कण प्रकृति भी होती है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगा रहा है इससे तरंग भी निकलती है, ठीक है। तो देखिए इससे तरंग, ये देखिए इससे तरंग निकलती है। अब फिर ये तरंग यहां से लौट के आती है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलो मैं दोबारा बताता हूं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका यहां से निकलेगा, तरंग निकलेंगी, और फिर यहां से तरंग लौटेगी, एक तरंग की तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, है ना, और ऐसे कई सारी तरंग बनेगी। ये जो तरंगें बनी हैं, इस तरंग का नाम है अप्रगामी तरंग। अप्रगामी तरंग क्यों बोलते हैं, जैसे एक तरंग यहां से गई तो दूसरी बैक से नीचे से आएगी और इसको क्या करेगी, पूरा करेगी, इसको बोलते हैं अप्रगामी तरंग। एक तरंग की तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, तो ऐसी तो n तरंगें बनेगी जिनकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी, n लैम्डा। अब ये जो n लैम्डा होगा, ये जैसे rn त्रिज्या में चक्कर लगा रहा है, तो ये n लैम्डा जो होगा वो एक तरह से देखा जाए उसकी लंबाई तो वृत्त की परिधि के बराबर ही होगी। n लैम्डा बराबर 2πrn, ये आपका इसमें आ गया। और आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में कि डी ब्रोगली के अनुसार लैम्डा बराबर h/p और h क्या आएगा, mvn। तो nh/mvn, यहां वैल्यू रख दी लैम्डा की जगह, बराबर 2πrn। तो mvn rn बराबर nh/2π। ये है बोर की दूसरी परिकल्पना, mvn rn बराबर nh/2π। ये आपका इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये आपका रिजल्ट है, यानी ये स्पष्टीकरण है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक, ये इस साल एग्जाम में आया भी, 2 नंबर पे आया। तो ये एक बेसिक बात थी। अब एक छोटा सा टॉपिक और है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसको और देख लेते हैं।
तो आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है, पर क्या है कि मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो स्टडी थी वो जैकब बामर ने की थी। वो एक स्कूल टीचर थे और जैकब बामर ने जब इसकी स्टडी की थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, तो उस समय तो बस कुछ पता ही नहीं था एटम मॉडल के बारे में, तो उनकी वो स्टडी को मैं आपको बता रहा हूं। हाइड्रोजन सबसे बेसिक एलिमेंट है। हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और सामान्यतः हाइड्रोजन परमाणु में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूल ऊर्जा स्तर में रहता है। जब आप उसे ऊर्जा देते हो तो ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, जहां वह केवल 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है। इसके पश्चात वो मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाता है और विकिरण उत्सर्जित करता है। इसके पश्चात वो मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाता है और विकिरण उत्सर्जित करता है। ठीक है, अब जैसे उच्च ऊर्जा स्तर से अगर निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, विकिरण उत्सर्जित करेगा। विकिरण की श्रृंखला को स्पेक्ट्रम की श्रेणी कहेंगे और इस तरह से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको उत्सर्जित स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आया तो विकिरण उत्सर्जित करेगा, वो श्रृंखला तो कहलाएगी स्पेक्ट्रम की श्रेणी, और जो विकिरण है मतलब जो स्पेक्ट्रम है वो कहलाएगा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम। उत्सर्जित स्पेक्ट्रम आपका कहलाएगा। अब हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है कि अगर आप कोई फोटोग्राफिक प्लेट ले लें, फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है, पहले कैमराज में रोल डलते थे, तो उसकी जो प्लेट होती है फोटोग्राफिक प्लेट बोलते हैं। इसकी खास बात यह है कि अगर आप इसे लाइट में लेके जाएंगे तो ये काली पड़ जाती है, अंधेरे कमरे में ही काम करती है। तो जैसे ही आप फोटोग्राफिक प्लेट पे आप लेके जाएंगे तो आपको जो फोटोग्राफिक काली होती है, काली पृष्ठभूमि पर आपको चमकीली रेखाएं दिखाई देंगी। ये चमकीली रेखाएं वही हैं जो आपने पढ़ी है लाइमन, बामर, पास्टन, ये दिख गया था बहुत पहले। तो स्पेक्ट्रम का नाम था उत्सर्जित स्पेक्ट्रम। दूसरा स्पेक्ट्रम आपका है अवशोषित स्पेक्ट्रम। अगर आप इसी को ही उत्सर्जित स्पेक्ट्रम को आप अगर श्वेत प्रकाश में से होकर गुजार दो तो आपको जहां जहां पर चमकीली रेखाएं मिली थी वहां पर आपको काली रेखाएं प्राप्त होगी। जहां जहां आपको चमकीली रेखाएं प्राप्त हुई थी वहां पर आपको क्या प्राप्त होंगी, काली रेखाएं प्राप्त होंगी, और उस स्पेक्ट्रम का नाम होगा अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये दो स्पेक्ट्रम हो गए। अब जो मैंने आपसे कहा था कि इसकी स्टडी बामर ने की थी, तो बामर की श्रेणी क्या थी? बामर के हिसाब से थी जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन N2 बराबर 3, 4, 5 से N1 बराबर 2 में संक्रमण करता है तो विकिरण उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित विकिरण की श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, बामर श्रेणी कहते हैं। देखिए जैसे ये N बराबर 2, 3, 4, तो 3 से 2 में आ सकता है, 3 से अगर 2 में आएगा तो H है, 4 से अगर 2 में आएगा तो H बीटा, H गामा, H डेल्टा। तो सबके लिए अलग अलग आएगी। जैसे H अल्फा के लिए निकालो, H अल्फा के लिए 1/लैम्डा बराबर R 1/N1, N1 का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर करोगे 4, माइनस 1/N2 का स्क्वायर, N2 कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो 1/लैम्डा बराबर एलसीएम आएगा 36, ऊपर R 9 माइनस के 4 और लैम्डा बराबर आएगा 36/5 R, और ये जब आप सॉल्व करेंगे 656 नैनोमीटर आएगा। यानी कहने की बात यह है कि अगर 3 से 2 में आया H अल्फा, 4 से 2 में आया H बीटा, फिर ये H गामा, ये H डेल्टा, तो सबकी यहां फिक्स वैल्यू आएगी। इससे पहले भी स्पेक्ट्रम की श्रेणी पड़ी थी, पर यहां पर इनकी क्या वैल्यू फिक्स है, अपन सॉल्व करके निकाल सकते हैं। मैं रंग भी बता देता हूं, 656 वाली का रंग होगा लाल, क्योंकि एकमात्र बामर श्रेणी ही है जो आपको किसमें दिखाई देती है, दृश्य प्रकाश में। बाकी तो लाइमन दिखती थी अल्ट्रावायलेट में और बाकी सब दिखती है इंफ्रारेड में, वो तो आपको दिखेंगी नहीं। तो ये सबके लिए अलग अलग वैल्यूज आएंगी। ये लाल आएगा और लास्ट वाला कैसा आएगा, बैंगनी। तो ये एकमात्र बस थ्योरेटिकल टॉपिक है और कोई इसमें कोई खास विशेष बात है नहीं है, बस ये इतना सही था। अब रही बात न्यूमेरिकल की, तो इस चैप्टर में मैंने आपको कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कराया। कारण ये है कि भाई देखो, आप लोगों के पास सबके पास बुक अभी अवेलेबल नहीं है।
और न्यूमेरिकल कराते हैं अगर हम जैसे वीडियो के थ्रू न्यूमेरिकल कराते हैं तो 2 या 3 न्यूमेरिकल हो पाते हैं, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं हो पाते। तो न्यूमेरिकलों को हम बाद में कराएंगे। अभी हमने आपको थ्योरेटिकली ये चैप्टर फिनिश करा दिया है और ऐसे कोई बहुत ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है, अपन कर सकते हैं, पर जब तक हम नहीं कराएंगे आप उसे ध्यान पूर्वक करेंगे भी नहीं। तो अपना मेन मोटो जो था वो पहले थ्योरेटिकली कंप्लीट कर लें आप इसे, न्यूमेरिकल हम इसके आपको बाद में कराएंगे। साथ ही साथ इसमें, हाँ जी ये तो ठीक है, हाँ साथ इसमें ये भी है कि इसके न्यूमेरिकलों के लिए अभी आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जगह छोड़नी है, आप आगे बढ़े, अगला चैप्टर आगे करें। ग्रुप इससे रिलेटेड नोट्स मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। न्यूमेरिकल नहीं कराए गए हैं, न्यूमेरिकल आपको बाद में कराए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस पर नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो नया चैप्टर आपका शायद मैं 13 स्टार्ट करूंगा, इससे पहले वाला, ठीक। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।